जिंदल स्टील ने जर्मनी के थिसनक्रुप एजी के स्टील डिवीजन थिसनक्रुप स्टील यूरोप को अक्वायर करने का नॉन बाइंडिंग ऑफर दिया है। ये एक साइन डील नहीं है जिसका कोई फिक्स प्राइस हो। ये ऑफर बस ये दिखाता है कि एक और स्टील कंपनी यूरोपियन स्टील इंडस्ट्री एंटर करने में इंटरेस्टेड है और जिंदल का इंटरेस्ट सही भी है। थिसनक्रुप एजी यूरोपियन स्टील इंडस्ट्री के सबसे पुराने नाम में से एक है। कंपनी डुइसबर्ग के अपने हेडक्वार्टर्स में यूरोप का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भी ऑपरेट करती है, लेकिन ये प्लांट अभी भी कोल फायर्ड ब्लास्ट फर्नेसेस यूज करता है, जिसके कारण इनके एमिशंस बहुत हाई हैं। यूरोप के स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स के कारण अब कंपनी को अपने ऑपरेशंस चेंज करने की जरूरत होगी। इस चेंज में थिसनक्रुप को बहुत सारे फंडिंग की जरूरत होगी और थिसनक्रुप के लिए ये फंडिंग कलेक्ट करना मुश्किल था, लेकिन इस एक्विजिशन के थ्रू शायद कंपनी के फंडिंग प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि थिसनक्रुप अपना स्टील यूनिट सेल करने की कोशिश क्यों कर रहा है। फिर हम इस डील का जिंदल स्टील पे इम्पैक्ट भी समझेंगे। हम ग्रीन स्टील भी डिस्कस करेंगे और इसके बारे में भी समझेंगे। एंड में हम स्टील इंडस्ट्री के कंपेटिटिव और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि थिसनक्रुप अपना बिजनेस सेल क्यों कर रहा है। थिसनक्रुप की शुरुआत 1800s में हुई थी। कंपनी स्टील, कार पार्ट्स, शिप पार्ट्स, एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स बनाती थी। कंपनी ने 2020 में अपना एलिवेटर बिजनेस 17 बिलियन यूरोज या लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपीस में सेल कर दिया। कंपनी पे बहुत ज्यादा डेट था और ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशंस रीसेट करने की जरूरत थी। इस सेल के थ्रू कंपनी ने रियलाइज किया कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस स्लिम डाउन करने की जरूरत थी। कंपनी को सिर्फ अपने कोर स्टील बिजनेस पे फोकस बढ़ाना था, लेकिन यूरोप के नए क्लाइमेट नॉर्म्स के कारण कंपनी का स्टील प्रोडक्शन हेवीली रेगुलेट हो गया। कंपनी को अपने ड्रुइसबर्ग हेडक्वार्टर्स को इन नए नॉर्म्स के हिसाब से रीबिल्ड करने में बहुत पैसे लगेंगे। कंपनी का सबसे बड़ा चेंज होगा उनके फर्नेसेस का। कोल फायर्ड फर्नेसेस को हाइड्रोजन जैसे क्लीनर फ्यूल पे ऑपरेट करने वाले फर्नेसेस से रिप्लेस किया जाएगा। इन रिप्लेसमेंट से कंपनी के फाइनेंसेस पे प्रेशर पड़ेगा। कंपनी लगभग 10.7 बिलियन यूरोज या 80,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अर्न करती है, लेकिन कई बार कंपनी लॉसेस से डील करती है। थिसनक्रुप ने इन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से डील करने के लिए टाटा स्टील के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन रेगुलेटर्स ने इस डील को रोक दिया। यूके के लिबर्टी स्टील ने भी थिसनक्रुप के साथ डील करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई डील फाइनल नहीं हुई। 2023 में चेक इन्वेस्टर डैनियल क्रेटिंस्की ने कंपनी के स्टील यूनिट का 20% खरीदा, लेकिन इससे कंपनी को कुछ खास मदद नहीं मिली और अब इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट स्टील मेकर्स में से एक जिंदल स्टील इस कंपनी को अक्वायर करने का प्लान कर रहा है। फिलहाल कंपनी के सेल्स का 90% डोमेस्टिक है। कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत छोटा और स्कैटर्ड है। कंपनी के पास मोजाम्बिक और ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस हैं। कैमरून में कंपनी के पास एक आयरन ओर प्रोजेक्ट है। चेक रिपब्लिक में कंपनी के पास एक छोटा स्टील मिल भी है, लेकिन इन फॉरेन एक्सपेंशन से कंपनी के बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। शायद थिसनक्रुप का एक्विजिशन कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस दे सकता है। और ऐसा कैसे होगा? देखो दोस्तों, ड्रुइसबर्ग में हर साल लगभग 10 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस होता है। इस फैसिलिटी के ओनरशिप के थ्रू जिंदल का इंटरनेशनल प्रेजेंस टाटा स्टील या आर्सेलरमित्तल जितना हो सकता है। जिंदल के एंट्री से यूरोपियन स्टील मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण कंपनी को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन इस एक्विजिशन से जिंदल का सप्लाई चेन भी इंप्रूव हो सकता है। कंपनी अफ्रीकन माइन से हाई क्वालिटी आयरन ओर सोर्स कर सकती है। यहां से ये ओर ओमान पहुंचेंगे, जहां कंपनी एक हाइड्रोजन रेडी प्लांट बिल्ड कर रही है। इस प्लांट में आयरन ओर को स्पंज आयरन में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ये स्पंज आयरन ड्रुइसबर्ग में प्रोसेस किया जाएगा। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इससे कंपनी के ऑपरेशंस को काफी बड़ा बूस्ट भी मिल सकता है। इस एक्सपेंशन के थ्रू जिंदल को ग्लोबल स्केल, न्यू मार्केट्स में एक्सेस और ग्रीन स्टील ट्रांजिशन में एक अच्छे स्टार्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो जिंदल के लिए इस एक्विजिशन में फायदे तो हैं, लेकिन ये कोई आसान प्रोसेस नहीं होगा। कंपनी को थिसनक्रुप के ऑपरेशंस को एनवायरमेंटल नॉर्म्स के हिसाब से रीबिल्ड करना होगा और इस पूरे रीबिल्ड के कॉस्ट का बर्डन जिंदल के फाइनेंसेस पे पड़ेगा। जिंदल को सिर्फ थिसनक्रुप के फर्नेसेस ही नहीं, बल्कि कंपनी के 2.7 बिलियन यूरोज या लगभग 24,300 करोड़ रुपीस के पेंशन ऑब्लिगेशन से भी डील करना पड़ेगा। इन दोनों फाइनेंशियल प्रेशर्स में से थिसनक्रुप का ग्रीन स्टील में ट्रांजिशन ज्यादा नोटवर्दी है। ये कंपनी के ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंटली चेंज कर देगा। लेकिन ये ग्रीन स्टील एग्जैक्टली होता क्या है, चलिए समझते हैं। इसके पहले हमें यह समझना होगा कि फिलहाल स्टील कैसे बनता है। फिलहाल स्टील बनाने के लिए ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेसेस का यूज होता है। इसमें आयरन ओर को कोक नाम के एक फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता है। कोक बनाने के लिए कोल यूज किया जाता है। कोक और आयरन को एक साथ हीट करने से
आयरन ओर से ऑक्सीजन हट जाता है। इस प्रोसेस से मोल्टन आयरन बनता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। हर 1 टन स्टील प्रोडक्शन से 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यूरोप में इस मॉडल का यूज अब रोका जा रहा है। ग्रीन स्टील बनाने के लिए कोल की जगह हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है। इस प्रोसेस में मोल्टन आयरन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। इस प्रोसेस से प्रोड्यूस होने वाला आयरन फिर आर्क फर्नेस जाता है, जो कोल की जगह इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट करता है। अगर आर्क फर्नेस में यूज होने वाला इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस किया जाता है तो स्टील प्रोडक्शन के एमिशंस 90% तक कम किए जा सकते हैं। अब ये प्रोसेस एनवायरमेंटली फ्रेंडली तो है, लेकिन ये कॉस्टली भी है। हमने रिसेंटली हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे भी जरूर देखें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है और यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कॉस्टली है। रशिया यूक्रेन टेंशन के कारण रशियन क्रूड ऑयल पे सैंक्शंस लगने से यूरोप के इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स और बढ़ गए हैं। इससे दोनों स्टील प्रोडक्शन मेथड्स में भी बहुत कॉस्ट डिफरेंस आता है। कोल फायर्ड फर्नेसेस यूज करने से 1 टन स्टील बनाने में 40,000 रुपीज के आसपास का कॉस्ट लगता है। वहीं हाइड्रोजन बेस्ड मेथड से ये कॉस्ट 60,000 रुपीज तक बढ़ सकता है। इस इंक्रीज कॉस्ट से स्टील के सप्लाई चेन पे इंपैक्ट पड़ रहा है। ग्रीन स्टील से एसोसिएटेड हायर कॉस्ट्स इसके बायर्स पे नहीं करना चाहते, इसलिए गवर्नमेंट इस स्टील के परचेस को इंसेंटिवाइज करने के लिए इस पे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। जर्मनी थिसनक्रुप को डुइसबर्ग में अपना पहला हाइड्रोजन पावर्ड फर्नेस बनाने के लिए 2 बिलियन यूरोज या 18,000 करोड़ रुपीस पे करने का प्लान कर रही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को खत्म करने में फिर भी काफी कॉस्ट लगेंगे। ये कॉस्ट थिसनक्रुप खुद से बियर नहीं कर पाएगी। यहीं जिंदल जैसा प्राइवेट बायर कंपनी को काफी मदद कर सकता है। थिसनक्रुप ने अपना पहला हाइड्रोजन पावर्ड फर्नेस बनाना शुरू कर दिया है। जर्मनी की गवर्नमेंट कंपनी को इसमें हेल्प भी कर रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट खत्म जिंदल को करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिंदल को जर्मनी में एडिशनल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इन फर्नेसेस को इंस्टॉल करने में जिंदल को एक और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जिंदल अकेली इंडियन कंपनी नहीं है जो यूरोपियन स्टील मार्केट्स एंटर कर रही हो। टाटा स्टील ने भी ऐसा पहले करने की कोशिश की है। 2007 में टाटा ने 1 लाख करोड़ रुपीस में कोरस नाम का एक एंग्लो डच स्टील मेकर अक्वायर किया। ये इंडिया का उस टाइम का सबसे बड़ा ओवरसीज एक्विजिशन था। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन इस अचीवमेंट को जल्द ही एक बहुत बड़ा चैलेंज भी फेस करना पड़ा। कुछ महीनों बाद ही 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। यूरोप में स्टील डिमांड कोलैप्स हो गया और टाटा के पास फॉरेन मार्केट्स में एक्सपेंसिव प्लांट्स थे जिनके प्रोडक्ट्स के लिए कोई डिमांड ही नहीं थी और जिसके मार्केट में भी कोई ग्रोथ नहीं थी। तब से आज तक ये एक्विजिशन टाटा स्टील के लिए एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सोर्स रहा है। कंपनी की यूरोपियन बिजनेस में 2 पोर्ट्स हैं, उसमें से पोर्ट टैलबर्ट ज्यादा बड़ा है और कंपनी के लिए कई सालों से लॉसेस का सोर्स है। यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली टाटा को अपने पुराने फर्नेसेस शट डाउन करने और उन्हें छोटे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस से रिप्लेस करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देने का डिसीजन लिया है। यूके गवर्नमेंट इस चेंज के लिए टाटा को लगभग 5,250 करोड़ रुपीस का हेल्प देने वाली है। लेकिन इस रिप्लेसमेंट से कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी, ये बस कंपनी को सरवाइव करने में मदद करेगा। यूरोपियन मार्केट्स टाटा के लिए एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहा है और जिंदल भी शायद एक सिमिलर सिचुएशन फेस कर सकता है। अगर टाटा जैसा जायंट यूरोपियन स्टील इंडस्ट्री में आज तक स्ट्रगल कर रहा है तो जिंदल भी सिमिलर रिस्क से डील कर सकता है। होपफुली 2007 से अभी तक यूरोपियन मार्केट्स में ऐसे चेंजेस आए हैं जिससे जिंदल के लिए ये एक्विजिशन टाटा से बेटर कंडीशंस फेस करेगा। जिंदल के पास एक और फायदा है। थिसनक्रुप का रिप्रेजेंटेटिव यूनियन डैनियल क्रेटिंस्की के स्टेक परचेज से अपोज था, इसलिए उन्होंने जिंदल का परचेज ऑफर वेलकम किया है। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में जिंदल को 5 और चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। वीक यूरोपियन डिमांड, इंपोर्ट से कंपटीशन, हाई एनर्जी कॉस्ट्स, क्लाइमेट रूल्स और राइवल्स का हेजिंग। चलिए इन चैलेंजेस को समझते हैं। सबसे पहले वीक यूरोपियन डिमांड। यूरोप हर साल लगभग 140 मिलियन टन स्टील कंज्यूम करता है, लेकिन ये नंबर कई सालों से नहीं बढ़ा है। यूरोप का ऑटो इंडस्ट्री एक टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइवर था, लेकिन ईवीज में शिफ्ट के कारण यूरोपियन ऑटोमोबाइल मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। ईवीज अलग सप्लाई चेन यूज करते हैं जिसमें कम स्टील यूज होता है। कंस्ट्रक्शंस भी यूरोप में स्टील का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइवर है, लेकिन हाई इंटरेस्ट के कारण नए प्रोजेक्ट्स महंगे हो गए हैं, जिससे स्टील डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। दूसरा चैलेंज है इंपोर्ट से कंपटीशन। यूरोप के लिए एशियन स्टील, स्पेशली चाइना से इंपोर्टेड स्टील एक प्रॉब्लम रहा है। टैरिफ्स और सेफगार्ड ड्यूटीज के बावजूद लो कॉस्ट एशियन स्टील यूरोप में इंपोर्ट किया जा रहा है। यूरोपियन प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट का डिमांड प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइसेस नहीं बढ़ा पाते, लेकिन इनके कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड चैलेंज है हाई एनर्जी कॉस्ट्स।
जैसा मैंने बताया, यूरोप में पावर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट यूरोप में पावर कॉस्ट दुनिया के हाईएस्ट में काउंट किया जाता है। रशियन क्रूड ऑयल पे सैंक्शंस लगने के कारण यूरोप का क्रूड ऑयल सप्लाई भी वॉलेटाइल हो गया, जिससे कॉस्ट और बढ़ गए। रिसेंटली पावर कॉस्ट थोड़े कम हुए हैं, लेकिन ये अभी भी इंडिया, चाइना और यूएस से बहुत ज्यादा है। फोर्थ चैलेंज है क्लाइमेट रूल्स। ये यूरोपियन स्टील इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। यूरोप सीबैम या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है। सीबैम के अंडर यूरोप कार्बन हेवी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स जैसे स्टील पे हायर टैक्सेस लगाएगा। इससे यूरोपियन स्टील मेकर्स को ग्रीन टेक में शिफ्ट करते हुए चीपर इंपोर्ट से compete नहीं करना पड़ेगा। जो स्टील मेकर्स अपने ऑपरेशंस को इको फ्रेंडली बनाएंगे, उनके लिए सीबैम एक अपॉर्चुनिटी है। जो ये चेंजेस नहीं लाएंगे, उनके लिए एक थ्रेट हो सकता है। फिफ्थ चैलेंज है राइवल्स का हेजिंग। यूरोप का सबसे बड़ा स्टील मेकर आर्सेलरमित्तल अपने यूरोपियन प्लांट्स को डीकार्बनाइज करने में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये इंडिया और नॉर्थ अमेरिका में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इन दोनों मार्केट्स में स्टील डिमांड ग्रो हो रहा है और इनके कॉस्ट यूरोपियन मार्केट से कम है। मतलब कंपनी यूरोप से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए शायद वो दूसरे मार्केट्स में भी एक्सपेंशन की कोशिश कर रही है। जिंदल का ऐसे मार्केट में एंटर करना कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को रोक सकता है। जिंदल का थिसन ग्रुप का एक्विजिशन एक एम्बिशियस लेकिन रिस्की डिसीजन है। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी इस एक्विजिशन के थ्रू यूरोपियन और ग्लोबल मार्केट्स में अपना रीच इंप्रूव कर पाएगी? क्या यूरोपियन क्लाइमेट रूल्स से जिंदल डील कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।